वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। हम लोग तीसरा दृश्य शुरू किए थे। तीसरे दृश्य में हम लोगों ने देखा था कि जो छोटी बहू है बड़ी व्याकुलता से बरामदे में टहल रही है। उसके एक हाथ में पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते वह कुछ विचार कर रही थी। वो सोच रही थी, मैं किन लोगों के बीच में आ गई। ये कैसे लोग हैं, इनका तो कुछ भी समझ में नहीं आता। पल में तोला पल में माशा, अर्थात बहुत बदलाव आ जाना, कि मतलब क्षण भर में कुछ और है और क्षण भर में कुछ और। फिर सोचती हुई धीरे धीरे घूमती है। सोचती है कि जब गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नर्म होते हैं तो एकदम मोम। ऐसी बातें सोच ही रही थी कि उसके बाद छोटी भाभी बेला के पास आती हैं और बेला से कहती हैं कि तुम ठीक कहती थी बेटा कि इस रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देता था। और कहती है छोटी भाभी बेला से कि मैं कई दिन से सोच रही थी कि इन सामान को हटा दें, पर यह सोचकर रुक जाती थी कि पता नहीं दादाजी क्या सोचेंगे। तुमने अच्छा ही किया ये जो सामान हटा दिया। न जाने कितनी बार इन्हीं सामान के लिए सुरेश मुझसे लड़ चुका है। निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए वह मुझसे रूठ चुका है। बेला माँ जी को बैठने के लिए कहती है। छोटी भाभी जो बेला की सास है कहती नहीं नहीं तुम बैठो, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठे देखकर चली आई। और बताती है कि मुझे अभी ढेरों काम पड़े हैं, अनाज पड़ा है उसे फटकना है, मिर्चें पड़ी हैं कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है उसका घी बनाना है, 20 दूसरे काम हैं। अन्य काम गिनाते हुए बोलती है कि मैं बैठ नहीं पाऊँगी। बेला उनको बैठने के लिए कहती है। छोटी भाभी उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठाते हुए कहती हैं कि बेटा मैं तुम्हारा समय नहीं नष्ट करूँगी, बस मैं तुमसे उसकी सिफारिश, उसकी यानी कि रजवा की सिफारिश करने आई थी कि वह भावुक स्त्री है, जल्दी बुरा मान जाती है। तुम यूँ करना कि जो ही नया फर्नीचर आ जाए उसको सारे काम सिखा देना, उसका झाड़ना बुहारना अच्छे से, फिर वह गलती नहीं करेगी। और अगर तुमसे ना हो तो मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। इस पर बेला कहती है नहीं नहीं माँ जी आप रहने दीजिए। और बेला की सास कहती है कि तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो बेटी, इसीलिए तुमसे इतना कह दिया, और अगर यह ना हो तो तुम चाहोगी तो दूसरा प्रबंध भी हो जाएगा। फिर चलने को तैयार हो जाती है। बेला उनसे कहती है आप बैठिए, तो सास कहती है कि नहीं नहीं तुम पढ़ो, मैं वृथा यानी कि बेकार में तुम्हारा समय नष्ट नहीं करूँगी। और वह चली जाती है। बेला एक लंबी सांस लेती है और सोचने लगती है कि ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी, इनका भी तो कुछ समझ में नहीं आता। इतने में मछली भाभी आती है। कहती है क्यों बेटी रजवा, क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं? बुढ़िया है तो सयानी। अर्थात मछली भाभी कहती है कि रजवा को अगर तुमने कुछ सिखाया होगा तो वो ज़रूर सीख जाएगी। है तो वृद्धा वो, पर बहुत ही सयानी है, यानी कि समझदार है। बड़ी बहू आपने इंदु से ठीक ही कहा था। बड़ी बहू कहती है बेला से कि आपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं, मतलब कि वाकई हमें काम लेना नहीं आता, ना ही काम की परख है। बेला उनसे कहती है आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। मंजली भाभी वैसे ही खड़ी करें, मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया। मछली भाभी कहती है बेला से कि मैंने कह दिया है कि एक अनुभवी नौकरानी खोज लाएं जो नए फैशन के घरों के, बड़े घरों के काम जानती हो। परंतु वास्तव में बहू दादाजी को पुराने नौकरों पर बहुत विश्वास है और वो चाहते हैं कि जो नौकर हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते चले आए वही काम करें। इस रजवा जो यहाँ काम करती है उसकी सास भी यही काम करती थी, अब रजवा की बहू भी यही काम करती है। इस पर बड़ी बहू कहती है बेला से कि मैं कहती हूँ कि आप रजवा की बहू को ही अपने पास रख लीजिए, उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। बेला थोड़ी सी अन्य मनस्क है, उलझन में है। कहती है नहीं, नौकर की आवश्यकता नहीं है, रजवा को काम आ जाएगा, वो सीख जाएगी। और कुछ चिढ़कर खड़ी हो जाती है। मछली भाभी उससे कहती है कि मैं तुम्हारा समय हर्ज नहीं करूँगी। बेला और भी चिढ़ जाती है, मेरा कुछ हर्ज नहीं होता। बड़ी बहू कहती है हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में। अब बड़ी बहू इज्जत देते हुए बेला को कह रही है कि
हम आपसे वर्ग में छोटे, मतलब भाई हम बड़े ख़ानदान के नहीं हैं और ना ही आपके जैसे इतना पढ़े लिखे हैं। अब बेला थोड़ी सी रुआसी हो जाती है और उनसे कहती, आप मुझे कांटों में क्यों घसीटती हैं, आप मेरे साथ परायों जैसा व्यवहार क्यों करती हैं, और उठ खड़ी होती है। बड़ी बहू कहती, बैठिए बैठिए। मछली भाभी, आप भी बैठिए। बेला कहती है, नहीं मैं चलती हूँ। रुलाई को रोककर आंखों पर रुमाल रखे जल्दी जल्दी चली जाती है। अब बेला को ऐसा लग रहा है कि सब उससे परायों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जबकि सब दादाजी की बात आज्ञा का पालन कर रहे थे। अब मछली भाभी जैसे अपने आप से परायों का सा। अब मछली भाभी को समझ में नहीं आता कि आखिर बहू ने ऐसा क्यों कहा। बाहर से मछली बहू के कह कह की आवाज़ आती है। दूसरे छड़वा और इंदु पारो के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। इंदु, सच। अब मछली बहू जिसे हमेशा से हंसने की आदत थी, उसने कुछ बात ऐसी बताई कि सब ठहाके मार के हंस रहे थे। इंदु पूछती है, सच ऐसा हुआ? मछली बाबू हंसी रोक कर बोलती है, क्या मैं झूठ कह रही हूँ? अपनी इन दो आँखों से देखा और खूब हंसती है। कहती है, मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुँह देखते रह गए और सब ठहाका मारकर उसकी बात पर हंसने लगते हैं। अब मछली बहू एक बात बता रही है, एक बंसीलाल है और एक मलावी है। मलावी का जो देवर है वह है बंसीलाल। बड़ी बहू कहते, भाई मुझे भी तो बताओ कि मलावी ने ऐसा क्या किया और क्या क्यों किया। अब मछली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धंस जाती है, मतलब कि अब अच्छे से बैठ जाती है कि अब उस पूरा घटना का वृत्तांत बताकर ही वो उठेगी। उसकी एक ओर इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मछली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। अब मछली भाभी कुर्सी को ज़रा खिसकाकर समीप होते हुए बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मलावी ने। मछली बहू, मैं कहती हूँ, अरे भाई मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटुर मुटुर। अब ताका किए मुटुर मतलब बस एकटक देखते ही रह गए और सब मछली बहू की इस तरह के बोलने के व्यवहार से खूब हंसते हैं। बड़ी बहू, अरे कौन सी छत खोद डाली यह तो बता। मछली बहू, रसोई की, और कौन सी? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि राज मजदूर छत डाल कर गए और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपट कर भी दुकान को गया था कि आ गई उधर से मलावी मारो मार करती। जाने किसने उसे जाकर बता दिया कि तुम्हारे देवर ने रसोई पर छत डाल दी है। बस ले के फावड़ा सारी की सारी छत खोद डाली उसने और बंसीलाल महाशय बस देखते ही रह गए। तब क्या करते, बस ताका किए मुटुर मुटुर और मछली भाभी को छोड़कर सब हंसने लगते हैं। मछली भाभी, पर बंसीलाल के लड़के ने कुछ नहीं किया। फिर मछली बहू कहती है, गली के सिरे पर खड़ा ताल ठोक रहा था। जंगा पर हाथ मारकर बताती कैसे ताल ठोक रहा था। इंदु, ताल ठोक रहा था, इंदु को नहीं समझ में आता है तो मछली बहू बोलती, कहा लगाती है, कहती है, सच ताल ठोक रहा था। ललकार रहा है कि मैं ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडहर बना दूंगा, मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा। और मलावी कमर कसे खड़ी है कि आए जो माई का लाल है रखे पाँव घर के भीतर, मतलब आए जिसने जो माँ का अपना लाडला है ज़रा आ जाए, जिसके अंदर दम है मेरे घर के भीतर। और सब हंसने लगते हैं। इंदु अंगुली होठों पर रखकर, भाभी आ रही हैं। अब बेला को आते देखकर इंदु इशारा करती है और सब एकदम शांत हो जाते हैं। बेला एक हाथ में बंद किताबें थामे धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ती है। बेला, क्यों जीजी आप चुप क्यों हो गई? बेला पूछती है, भाई आप लोग चुप क्यों हो गई? मछली भाभी कुर्सी से उठकर, यूँ ही हंस रहे थे हम लोग, आओ इधर कुर्सी पर बैठो। बेला, नहीं नहीं आप बैठिए, मैं इधर तखत पर बैठ जाऊंगी। उधर मछली बहू भी उठ जाती है और कहती है, नहीं आप आइए इधर बैठिए। इंदु और पारो भी दोनों चारपाई से उठ खड़े होकर बेला को बैठने के लिए कहते हैं। फिर निर्वरता छा जाती है जिसमें एक प्रकार की घुटन है, मतलब जब बेला आ गई तो सब ने आपस में बात करना बंद कर दिया। अब वहाँ पे ऐसे घुटन होने लगा तो बेला वहाँ से उठकर चल पड़ती है। इंदु बेला को बोलती है, भाभी बैठिए, आप चली क्यों? बेला मुड़कर क्लांत तथा भारी स्वर में, बेला उदास और दुखी स्वर में बोलती है, मैं तो इधर ऐसे ही आ गई थी, यूँ ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती, आप हंसिए कह लगाइए। चुपचाप अहाते के दरवाजे से वह चली जाती है। मछली बहू कहती है कि मैं कहती थी ना कि इस ओर ना हो, मेरी मुई आदत हुई हंसने की। इंदु तब कहती है कि अगर आप कहती थी इधर नहीं आए तो हम लोग कहाँ बैठते, कि यही स्थान तो था बैठने के लिए।
मंजली बहू अपने आप पर गुस्सा कहती है कि हम हंसते हैं तो दिल से हंसते हैं और इसमें छोटी बहू का समय व्यर्थ होता है और उसके अध्ययन में कहती है कि भाई मैं कहती हूँ कि दादाजी को यदि पता चल गया ना कि हमारे बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आई है तो आफत आ जाएगी। इंदु कहती है परंतु एक यही जगह तो थी पर्दे वाली। मंजली बहू इंदु से कहती कि तुम भूल गई कि दादाजी ने खास तौर पर हमको और तुमको हिदायत दी थी। इंदु बहाना बना के वहाँ से निकलती है और कहती है कि मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने मैं चली, और जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली जाती है। मंजली भाभी ठीक है तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो। मंजली भाभी सबको समझाती है कि तुम लोग अब यहाँ मत बैठा करो और कहती है भाई मैं तो गोदाम में जा रही हूँ, चलो गेहूँ छटवा लें, छोटी बहू तो कब की गई हुई है, फिर तो अंत हो जाएगा दिन और महरियाँ भी चली जाएंगी। बड़ी बहू मैं तो फंस गई मंजली की बातों में, चली चलो। दोनों चली जाती हैं। मंजली पारो से कहती है पारो चल मेरे कमरे में, यहाँ चल कर बैठ। पारो कहती है कि मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, ना मिली तो चिल्लाएगा। मंजली बहू अपने आप से बात करती है, कहती है छोटी बहू तो ऐसे आ गई जैसे बाज, और सबको डरा के चली गई। मतलब छोटी बहू बाज की तरह आई और सबको डरा कर चली गई। बाज क्या है, एक बड़ी जाति का गिद्ध होता है। और हंसने लगती है। बाहर से भाभी आती हुई दिखाई देती है, भाग कर उसके पास जाती है। मंजली बहू को सारी बातों की खबर रहती है और वो घर में सबको एक एक चीज़ बताने की कोशिश करती है। कुछ होती ना स्त्रियाँ जो पूरे मोहल्ले की खबर रखती बच्चों, उस टाइप में। मंजली बहू बोलती है भाई बड़ी भाभी से, सुना तुमने मलावी की बात खोट डाली उसने सारी की सारी छत, और कहा लगाती है। बड़ी भाभी बोलती मलावी ने छत खोट डाली। मछली बहू उसे अपने साथ अपने कमरे की ओर ले जाती हुई, हाँ हाँ अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे और आ गई बस मलावी मारो मार करती। बड़ी भाभी पर मंजली बहू बोलती चल मेरे कमरे में, वहाँ चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा आती है। उसे साथ लेकर अपने कमरे में जाती है। बाहर परेश और बेला बातें कर रहे हैं। अब बेला आर्धकंठ में, आर्धकंठ मतलब बच्चों उसका कंठ भरा हुआ है, जैसे वो रोना चाहती है, और परेश से कहती है कि आप मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों के बीच में आ गई हूँ, कोई मुझे नहीं समझता और किसी को मैं नहीं समझती। परेश कहता है कि आखिर बात क्या हुई, कुछ कहो भी। बेला कहती है कि मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती हैं, बड़ी भाभी, मंजली भाभी और माँझी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे ऐसे डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। अभी अभी सब हंस रही थी ठहाके मार मार के, मैं गई तो सब ऐसे सन्न रह गए जैसे किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। परेश कुछ बोलना था, चाहता था कि पर इसमें तब बेला उसकी बात काट कर बोलती है, और कोई मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देता। तनिक साहब भी काम करने लगूं तो सब भागी आती हैं, सब मेरा इस प्रकार आदर करती हैं मानो मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ। परेश कहता है कि मैं नहीं समझता तुम क्या कहना चाहती हो या क्या कहती हो। अब परेश बोलता है बेला से कि पहले तुम्हें शिकायत थी कि कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। बोलता है कि पहले तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबको सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर, सत्कार, आराम, ना जाने तुम क्या चाहती हो। और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है। बेला निढाल, मतलब एक होता नहीं है जब हम असहाय हो जाते हैं, थक जाते हैं, होकर कुर्सी पर बैठ जाती है और अपने आप में सोचती है कि ना जाने मैं क्या चाहती हूँ। सिसकने लगती है, पर मैं इतना जानती हूँ कि यह आदर, सत्कार, सुख, आराम नहीं चाहती, और बाहों में मुँह छिपाकर रोने लगती। इंदु उधर से आती है, भाभी जी को देखती है। बेला उसी प्रकार चुपचाप बैठी रहती है। इंदु फिर कंधे के हिलाकर भाभी जी पुकारती है, और बेला जब मुंह ऊपर उठाती है तो इंदु देखती है कि बेला रो रही है। बोलती है भाभी जी आप रो रही हैं? बेला आंखें पोंछकर, नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, परंतु इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी जी कर ना बुलाया करो। अब बेला इंदु से कहती है कि मैं रो नहीं रही हूँ, पर तुम मुझे जी जी करके मत बुलाया करो। इस पर इंदु कहती है कि तो भला ये कैसे हो सकता है, आप हमसे बड़ी हैं, आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी हैं, कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, बुद्धिमान है, तो मैं आपको जी कैसे ना कहूँ।
इस पर बेला कहती है, पहले तो तुम मुझे जीजी कहकर नहीं बुलाती थी, तो अचानक से क्यों बुलाने लगी? इंदु कहती है, पहले तो मैं मूर्ख थी, तब जब दादाजी ने समझाया। बेला सहसा चौंक कर कि दादाजी ने क्या कहा था? इंदु कहती है कि दादाजी ने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। बेला, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे नहीं कहा। इस पर इंदु कहती है कि छोटे भैया ने उनसे कहा था कि आपका इस घर में मन नहीं लगता। बेला, ओह यह बात है। इंदु, दादाजी और सब सह सकते हैं, किसी का पृथक होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, दादाजी ऐसा कहते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि आपका आदर करें और काम करें और आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दें। बेला कहती, पर मैं तो ये सब नहीं चाहती, मैं तो तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इंदु कहती है, पर यह ऐसा कैसे हो सकता है भाभी जी? बेला दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। बेला इंदु से कहती कि मैंने आप लोगों को कितना गलत समझा और आप लोगों ने मुझे कितना। बेला के पूछने पर जब इंदु बताती है कि दादाजी सब कुछ सह सकते हैं, परंतु ये नहीं सह सकते कि उनका कोई भी परिवार का सदस्य अलग हो, और इससे पहले वो खुद ही अलग हो जाना पसंद करेंगे। तो बेला कहती है कि मैंने आप लोगों को कितना गलत समझा और आप लोगों ने मुझे कितना। इंदु कहती है कि आप कैसी बातें करती हैं, लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, आपके भी धुल दूँ। बेला कुछ सोचती है और चुप रहती है। इंदु से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोने चलूँगी और धोऊंगी। इंदु कहती है, परंतु दादाजी नाराज़ होंगे। बेला कहती है, मैं दादाजी को अब इस पर इंदु कहती है कि मैं दादाजी को समझा दूंगी, और बोलती है बेला बोलती है कि मैं दादाजी को समझा दूंगी। इस पर इंदु बोलती है, भाभी जी। बेला कहती है कि मुझे केवल भाभी कहकर बुलाया कर मेरी प्यारी इंदु, भाभी जी नहीं। इंदु प्यार से भरे हुए गले के साथ भाभी। अब इंदु को भाभी पे प्रेम आता है और सिर्फ भाभी बोलती है। बेला, चल कपड़े धोएं, धूप निकली जा रही है। इंदु, पर कपड़े मतलब आपके कपड़े कहाँ हैं? तो बेला बोलती है, मेरे थोड़े ही कपड़े थे जिसे रजवा ने धो दिए थे, सलवार कमीज ही तो था बस, चल मैं तेरी सहायता करूँगी। दादाजी उधर से हुक्का गुड़गुड़ाते हुए मल्लू की उंगली थामे प्रवेश करते हैं। दादा, हाँ बेटा, तुम्हें मैं मेले में ले चलूँगा, मल्लू को समझाते हुए, जो तू कहेगा वही खिलौना ला देंगे। इस पर मल्लू खुश होकर बोलता है, मैं तो उड़न खटोला लूँगा। सहसा बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते हैं और एकाएक देखते हैं और आश्चर्य होकर, छोटी बहू। इंदु बाहर से, मैंने तो बहू तेरा कहा पर भाभी मानी नहीं। दादाजी, छोटी बहू इधर आ बेटी। अब इंदु भाई पहले ही अपना पल्ला झाड़ने लगी कि मैंने तो भाभी को समझाया था पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। दादाजी बेला को बुलाते हैं। बेला शर्माई हुई उनके पास जाती है। दादाजी कहते हैं, बेटा कपड़े धोने तुम्हारा काम नहीं है, पढ़ लिख कर तुम कुछ अच्छा करो। इंदु कहती है कि मैंने तो भाभी को बहुत समझाया था पर मानी नहीं। दादाजी को इंदु का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वो इंदु को कहते हैं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बड़ों से आदर से बात किया करो। बेला भावावेश के कारण रुंधे हुए कंठ से बोलती है, दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाली सूखकर मुरझा जाए? सिसक उठती है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है। पर्दा सहसा गिर पड़ता है। अब बेला बोलती है दादाजी से कि दादाजी आपको ये नहीं पसंद कि आपके इस जो परिवार है जिसे आप वट वृक्ष के समान समझते हैं और आप नहीं चाहते कि उसकी कोई भी डाली टूटकर अलग हो, पर क्या आप ये चाहेंगे कि उस पेड़ में लगी डाली ही सूख कर मुरझा जाए? इस पर दादाजी कुछ नहीं बोल पाते और पर्दा सहसा गिर जाता है। तो बच्चों, ये जो पाठ था सूखी डाली, इसमें हमने देखा कि किस प्रकार दादाजी ने अपनी बुद्धिमता और प्रेम बड़प्पन दिखाते हुए अपने परिवार को जोड़कर रखा। यदि दादाजी बेला से कहते कि नहीं तुम सबका आदर करो, सबका सत्कार करो और ज़बरदस्ती उससे बड़प्पन मनवाने की कोशिश करते, तो क्या यह संभव था? या बिल्कुल भी संभव नहीं था। दादाजी एक बुज़ुर्ग थे। दादाजी बहुत ही उम्रदराज थे। ताउम्र उन्होंने अपने परिवार को बांधे रखा और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उन्होंने अपने परिवार को अलग होने से बचा लिया।
तो बच्चों, ये इस कहानी का एक यही उद्देश्य था कि किस प्रकार से दादाजी ने अपने परिवार को अलग होने से बचाया। अगली कक्षा में मैं आपको इस चैप्टर के कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगी। फिलहाल हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है।